ये कहानी है 6 दोस्तों की जो पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो सब बेहोश हो जाते हैं और खुद को एक सुनसान कमरे में पाते हैं और उनमें से उनकी एक दोस्त की बॉडी दीवार पर लटकी हुई मिलती है। आज की मांगा का नाम है डाउट, रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय योशिकी तोनोगाई। ये 6 फ्रेंड्स की कहानी है जो एक मोबाइल गेम रैबिट डाउट खेलते हैं, लेकिन कब वो गेम असलियत में बदल जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता है और एक एक करके उनकी मौत होने लगती है। तो अब क्या वो लोग असली किलर को ढूंढ पाएंगे, और अगर हाँ तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? इस मांगा की एंडिंग आपके होश उड़ाकर रख देगी। तो ये वीडियो बहुत ही सस्पेंस, मिस्ट्री एंड थ्रिलर से भरपूर होने वाली है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टोरी शुरू होती है यू से, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो अपनी बचपन की फ्रेंड मित्सुकी का वेट कर रहा है क्योंकि वो दोनों किसी से मिलने आए हुए हैं। तो वो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है रैबिट डाउट। इस गेम में सभी प्लेयर्स रैबिट होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक प्लेयर रैबिट के भेष में वुल्फ होता है जो सबको मारता रहता है। तो सबके मरने से पहले उन्हें उस इम्पोस्टर वुल्फ का पता करना है कि वो कौन है, तो वो ये गेम जीत जाएंगे, वरना सब हार जाएंगे, जस्ट लाइक अमंग अस। तो आज उन्होंने डिसाइड किया है कि जिनके साथ वो ऑनलाइन ये गेम खेलते हैं, तो आज वो सब ऑफलाइन पहली बार मिलेंगे, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करेंगे। तो यहाँ यू और मित्सुकी तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं एंड तभी वहाँ थर्ड प्लेयर एजी आता है। वो और यू एक टीम में काफी अच्छा खेलते हैं। इसके बाद फोर्थ प्लेयर हारुका आती है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और इसके बाद फिफ्थ प्लेयर रे आती है। वो क्रिपल्ड है, तो उसे देख के उन्हें यकीन नहीं होता है कि रे व्हील चेयर पे होगी। तो वो सब उससे बात करने लगते हैं, लेकिन तभी यू को लगने लगता है कि उसने रे को पहले कहीं देखा है एंड उसे याद आता है कि 3-4 साल पहले टीवी पर एक साइमन सोजो नाम का शो आता था जिसमें एक लड़की हिप्नोटिज्म करती थी। तो ये वही लड़की है एंड ऑब्वियसली टीवी पर वो सब स्क्रिप्टेड होता था, वो सब सच नहीं था। तो सब उसे फ्रॉड बोलने लगे एंड रे को वो शो छोड़ना पड़ा एंड सबके ताने सुन के वो बहुत परेशान हो गई थी। तो उसने करने का डिसाइड किया एंड वो ट्रक उनके आगे आके जान देने वाली थी, बट उस एक्सीडेंट में वो बच गई, लेकिन उसके दोनों पैर चले गए और तब से वो व्हील चेयर पर है। तो इसके बाद वो पांचों घूमने जाते हैं, वो कैरियोके जाते हैं, वहाँ गाना गा के खूब इंजॉय करते हैं, वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वो ऑनलाइन से ऑफलाइन फ्रेंड बनने लगते हैं एंड तभी एजी वॉशरूम चला जाता है और उसे काफी टाइम हो जाता है। तो उसे ढूंढने यू जाता है, लेकिन एजी उसे वॉशरूम में कहीं नहीं मिलता है। और तभी एक आदमी जिसने बनी मास्क पहना हुआ है वो यू के पीछे आ जाता है, और जब तक कि यू उसे देखता है वो बनी उसके सर पे बहुत तेज मार देता है, जिससे यू वहीं बेहोश हो जाता है। एंड फिर जब थोड़े टाइम के बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक सुनसान कमरे में पड़ा हुआ है जहाँ मित्सुकी भी बेहोश पड़ी हुई है। तो वो तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई अनजान आदमी बैठा हुआ है। वो तुरंत उससे पूछता है, तू कौन है और हम कहाँ हैं, हम यहाँ कैसे आए? वो अपना सेलफोन चेक करता है, बट उन सबके सेलफोन गायब हैं, यानी कि अब वो वहाँ फंस चुके हैं। वो आदमी बताता है कि मेरा नाम हाजिमे है और मैं भी तुम्हारी ही तरह यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। फिर यू उस पूरे रूम में चेक करने लगता है एंड वहाँ दीवार पे उसे रे की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार के लटका दिया है। और तब तक मित्सुकी को भी होश आ जाता है और वो रे की बॉडी को देख के बिल्कुल डर जाती है, बट यहाँ हाजिमे उसे पकड़ लेता है एंड उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। बट तभी कोई दरवाजा पीटने लगता है, जिसे देख के वो सब डर जाते हैं। यू मित्सुकी से बोलता है, तुम डरो मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो जैसे ही गेट खोलते हैं तो यह कोई और नहीं हारुका है, वो भी उन्हीं की तरह बेहोश थी। तभी मित्सुकी देखती है कि हारुका के चेस्ट पे एक बारकोड छपा हुआ है, जो देख के हाजिमे बोलता है वो बारकोड एक की है, इसी की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ हारुका पूछती है, क्या हम 4 ही लोग यहाँ हैं? तो हाजिमे बोलता है हाँ। यहाँ वो रे की बॉडी के बारे में उसे नहीं बताते हैं, जो सुन के यू चौंक जाता है कि इसने झूठ क्यों बोला। एंड तभी वहाँ एजी भी आ जाता है, उसके साथ भी यही हुआ कि वो अचानक से बेहोश हो गया और जब वो उठा तो वो यहाँ था। यहाँ वो सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर रहा है। एंड उनका शक ऑब्वियसली हाजिमे पर जाता है क्योंकि वो ही इकलौता ऐसा इंसान है जो इनसे पहले कभी नहीं मिला है, बट यहाँ ये सब उसने नहीं किया है। और तभी मित्सुकी को भी उसका बारकोड मिल जाता
जाता है उसकी गर्दन पर। फिर तभी वहाँ किसी का फोन बजने लगता है और ये रे का सेल फोन है। तो उन सबको उसकी डेथ के बारे में पता चल जाता है। यहाँ रे का बारकोड उसके पैर पर है तो उसके फोन को एजी उठा लेता है। वो देखता है कि इसमें रैबिट डाउट गेम खुला हुआ है एंड ये देखते ही हाजिमे बोलता है मैं समझ गया, ये रियल लाइफ रैबिट डाउट गेम है। हमारे बीच ही कोई एक इम्पोस्टर है, उस वुल्फ को हमें ढूंढना होगा वरना वो हम सबको मार देगा। जो सुन के एजी और गुस्सा हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, कोई रियल लाइफ में ऐसा जानलेवा गेम क्यों खेलेगा, बट ये सच है। तो अब उनमें से ही कोई एक ये सब कर रहा है तो वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड सब अपना अपना बारकोड ढूंढने लगते हैं जिससे वो गेट खोल के भाग सकें। लेकिन यहाँ कैच ये है कि एक बारकोड से एक ही गेट खुलेगा और वही सेम बारकोड उसे बंद करने के लिए भी यूज होगा। तो यहाँ सबके बॉडी पे कहीं ना कहीं वो बारकोड है लेकिन बस यू के शरीर पर नहीं है। तो वो यह किसी को भी नहीं बताता है वरना सब लोग उसे ही इम्पोस्टर मानने लगेंगे जबकि वो नहीं है। फिर हाजिमे एजी को एक रूम में लॉक कर देता है ताकि वो अकेला कहीं ना जाए एंड फिर वो सब एग्जिट ढूंढने निकल जाते हैं जहाँ उन्हें एक सस्पिशियस रूम मिलता है। तो वो उसे बारकोड से खोलते हैं जहाँ उन्हें वो बनी बैठा हुआ मिलता है। तो वो चुपके से उसे पकड़ लेते हैं एंड वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो अपने आप चेयर से नीचे गिर जाता है यानी कि वो मर चुका है। तो यू उसका बनी मास्क निकाल देता है एंड उनमें से उस आदमी को कोई भी नहीं जानता है। तो वो सब वो रूम चेक करने लगते हैं लेकिन तभी अचानक से वो आदमी यू की गर्दन पकड़ लेता है। तो वो सब जैसे तैसे उसे छुड़ाते हैं एंड उनके छुड़ाते ही उसकी डेथ हो जाती है। और इस बार हाजिमे उसकी पल्स भी चेक कर लेता है ताकि उन्हें कंफर्म हो सके कि वो मर चुका है। तो अब अगर इसे भी किसी ने पॉइजन दे के मारा है तो इसका मतलब कि वुल्फ अभी भी नहीं मरा है और अब सिर्फ 2 दरवाजे बचे हैं। तो उन्हीं दोनों में से एक कोई एग्जिट है। फिर यू उस आदमी की बॉडी पे बारकोड ढूंढने लगता है जो उसे मिल भी जाता है और फिर क्या वो उसकी बॉडी का यूज करके एक और गेट ओपन कर देते हैं। ये कोई स्टोरेज रूम है। वहाँ उन्हें एक विंडो दिखती है बट उस पे आयरन बार्स लगे हुए हैं तो वो उसे तोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। ये सब देख के हारुका रोने लगती है कि कोई प्लीज हमारी मदद करो। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद हारुका और मित्सुकी वॉशरूम जाते हैं जहाँ अचानक से हारुका मित्सुकी पर अटैक कर देती है एंड फिर वो एक बुक लेके उनके पास वापस जाती है जहाँ यू मित्सुकी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई। बट यहाँ हारुका उसे इग्नोर करके वो बुक दिखा के यू से बोलती है कि तुम और मित्सुकी ही वुल्फ हो ना, क्योंकि रे की बॉडी हमें दीवार पे लटकी हुई मिली और ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। तुम दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हो तो ये तुम्हारा ही काम है ना। बट ऐसा नहीं है, यू यही बोलता है। तो वो बोलती है फिर मुझे अपना बारकोड दिखाओ, बट उसके पास तो है ही नहीं। तो अब हाजिमे को भी उस पर शक होने लगता है और फिर हाजिमे और मित्सुकी दोनों यू को चेयर पर बांध देते हैं एंड फिर वो दोनों अलग अलग जाके एग्जिट ढूंढने लगते हैं। बट तभी यू वहाँ के सर्वेलेंस में देखता है कि जिस रूम में एजी को हाजिमे ने बंद किया था वहाँ एक बनी कुल्हाड़ी लेके उसे मारने वाला है। लेकिन तभी अचानक से वो कैमरा चेंज हो जाता है और जब वापस आता है तो वहाँ एजी की बॉडी टंगी हुई है यानी कि वो भी मर चुका है। एंड तभी वहाँ हाजिमे आ जाता है एंड उसके आते ही यू जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेता है। वो उसे पकड़ के पूछता है कि जब एजी मरा तब मैंने तुम्हें किसी और रूम में नहीं देखा तो तुम ही वुल्फ हो ना, तुम ही ने एजी को मारा ना। बट अभी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो उसे बस बांध के वहीं छोड़ देता है एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ वॉशरूम में उसे मित्सुकी पड़ी हुई मिलती है। तो यू उसे उठाने लगता है और फाइनली उसे होश आ जाता है। वो उसे हाजिमे के बारे में बताता है कि शायद ये सब उसका काम है। बट वहाँ हाजिमे से उन्हें पता चलता है कि यहाँ हम सबको हमारे पापों की सजा मिल रही है, जहाँ रे को दूसरों से झूठ बोलने पर मारा गया और एजी को मर्डर के क्राइम में। तो यहाँ आने से पहले एजी एक गैंग का पार्ट था और उसके एक एक्सीडेंट में एक आदमी की डेथ हो गई बट एजी को उसकी सजा नहीं मिली तो इसीलिए उसे यहाँ मारा गया। एंड फिर वो सब अपना क्राइम सोचने लगते हैं कि उन्होंने क्या क्राइम किया है जो उन्हें यहाँ लाया गया। और फिर हाजिमे बताता है कि उस एक्सीडेंट में जो आदमी मरा था शायद हारुका उसकी गर्लफ्रेंड है और वही ये सब कर रही है ताकि वो हमसे बदला ले सके। बट ये भी सिर्फ अजम्पशन है। तो यू और मित्सुकी उस पर यकीन नहीं करते हैं। वो हारुका को ढूंढने चले जाते हैं लेकिन तभी रे के फोन पे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है जिसे मित्सुकी उठा लेती है कि शायद उन्हें कोई हेल्प मिल जाए। बट उसमें से एक आवाज आती है फॉर द सेक ऑफ दोज आई लव। एंड ये सुनते ही मित्सुकी एकदम शांत हो जाती है। तो यू पूछता है क्या हुआ तो वो बोलती है वो हारुका थी जिसने ये सब किया है। उसने अभी कॉल पे सब एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने अपने लवर का बदला लेने के लिए ये सब किया। बट यू को अभी भी यकीन नहीं होता है। वो और भी क्लूज ढूंढने लगते हैं लेकिन तभी मित्सुकी उसके ऊपर गिर जाती है। तो क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है तो इसीलिए उन्हें कमजोरी
बुरी लग रही है। तो यू मित्सुकी को वहीं बेड पर लिटा देता है एंड फिर वो हाजिमे को भी वहाँ उसी रूम में एक चेयर पे बांध देता है और फिर वो खुद हारुका को ढूंढने चला जाता है। तो वो एक रूम में ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ उसे हारुका की मुंडी कटी हुई मिलती है। जी हाँ, हारुका भी मर चुकी है और ये देखते ही यू समझ जाता है कि अगर हारुका वुल्फ नहीं है तो अब सिर्फ हाजिमे ही बचा हुआ है, वही वुल्फ है। वो तुरंत उस रूम में वापस जाने लगता है। वहाँ वो देखता है कि पूरे रूम की हालत और ज्यादा बिगड़ गई है, ना वहाँ मित्सुकी है और ना ही हाजिमे। लेकिन तभी उसका ध्यान सीढ़ियों के नीचे जाता है, वहाँ हाजिमे छुपा हुआ है। वो बहुत डरा हुआ है। ये उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ और मित्सुकी कहाँ है, लेकिन जब वो अपने पीछे देखता है तो मित्सुकी को फांसी पर लटका दिया गया है। यह देखते ही यू को उसके साथ बिताए बचपन के सारे पल याद आने लगते हैं। वो बहुत ही गुस्से से हाजिमे से पूछता है, ये सब तूने किया है ना, तूने ही सबको मारा है ना। एंड वो एक ब्लेड लेके उसे खत्म करने बढ़ने लगता है, बट तभी हाजिमे बताता है कि तुम जैसे ही यहाँ से गए तभी वो रैबिट मास्क वाला हम पर अटैक करने आ गया। अब तुम फिर से झूठ मत बोलना कि तुम वो नहीं थे। तो यहाँ हाजिमे को लग रहा है कि यू ही वुल्फ है और यू को हाजिमे पर शक हो रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ वो किलर कोई और ही है। वो रैबिट बाहर से उन्हें देख रहा है। फिर जैसे ही हाजिमे उस रूम से बाहर निकलता है वो रैबिट उसे चाकू मार देता है। तो अब केवल यू बचा है। अब वो अकेले उस वुल्फ को ढूंढने लगता है एंड काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली वो यू पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ यू जैसे तैसे उसे रोक लेता है एंड उसे मार के काफी इंजर्ड कर देता है। और वो जैसे ही उसका मास्क हटाता है तो उसका चेहरा देख के वो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं मित्सुकी है। जी हाँ, यू की बचपन की दोस्त। तो उस रूम में यू ने जो बॉडी लटकी हुई देखी थी वो हारुका की थी। तो यहाँ मित्सुकी अचानक से खड़ी होके यू के सर पर मार देती है एंड फिर उसे घसीट के फ्लोर पर बांध देती है। यू उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है क्योंकि तुमने झूठ बोला, तुम सबने झूठ बोला। बट ये सुन के यू को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो बोलता है मैंने क्या झूठ बोला, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो वो बोलती है तो तुम्हारा बार कोड कहाँ है, तुमने अपने बार कोड के बारे में झूठ बोला। तो यू बोलता है मैंने पहले बताने का सोचा था बट फिर सब मुझ पर ही शक करने लगते, इसीलिए मैं चुप रहा, क्योंकि मैं वो वुल्फ नहीं हूँ और वैसे भी मैंने खुद की जान बचाने के लिए झूठ बोला था, ये बस एक छोटा सा झूठ था। तो मित्सुकी बोलती है नहीं, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाती हूँ। फिर वो सबके बारे में बताने लगती है कि उसने कितनी बेरहमी से उन्हें मारा, क्योंकि वो सब झूठे थे। रे ने अपने हिप्नोटिज्म के बारे में सबसे झूठ बोला, एजी ने एक मर्डर किया था, हारुका और हाजिमे ने भी झूठ बोला था, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, बट तुमने दो बार झूठ बोला। एक तो अपने बार कोड के बारे में और दूसरा एक हफ्ते पहले, जो सुनकर यू सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्या झूठ बोला था जो ये मुझे मारने वाली है। फिर वो देखता है कि मित्सुकी किसी से कॉल पे बात करने लगती है एंड ये कोई और नहीं उसके फादर है। जी हाँ, ये सब उसने अपने फादर के साथ मिलकर प्लान किया था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मित्सुकी के फादर काफी अच्छे इंसान थे, वो किसी को कभी भी धोखा नहीं देते थे, ना ही किसी से झूठ बोलते थे। लेकिन फिर भी एक दिन अचानक से उन्हें कोई फांसी पर लटका देता है। बट लकीली मित्सुकी वहाँ टाइम पे पहुँच गई और उसके फादर बच गए, बट अब वो पैरालाइज हो चुके हैं, वो बेड से उठ भी नहीं सकते हैं। तो अगर मेरे फादर जैसे भोले इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो जो क्राइम करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो खुश क्यों रहे। एंड फिर मैंने सबसे रिवेंज लेने का डिसाइड किया, मैं सभी लायर्स को खत्म कर दूंगी। एंड फिर वो एक रोप ढूंढने चली जाती है ताकि वो यू को फांसी लगा सके, बट उसके जाते ही वो जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेता है। एंड फिर वो कुल्हाड़ी और चाकू लेके मित्सुकी के पास चला जाता है, जहाँ मित्सुकी उसे बताती है कि उसने एक हफ्ते पहले क्या झूठ बोला था। वो उसे अपनी फ्रेंड की और यू की साथ में फोटो दिखाती है, यानी कि मित्सुकी को लग रहा है कि यू उस पे चीट कर रहा था, और वो फोटो देख के यू बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलती है जब मैंने उस दिन तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ थे तो तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम घर पे थे। तो रे बोलता है क्या तुम इस झूठ की बात कर रही हो। हाँ, मैं उस दिन की के साथ था, मैं उसके साथ तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट खरीदने गया था, क्योंकि उस दिन तुम्हारा बर्थडे था। तो मैं एक गिफ्ट लेने गया था, जहाँ की मुझे गिफ्ट सिलेक्ट करने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसे तुम्हारे बारे में पता था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि हम दोनों
दोनों तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीद रहे थे, हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे। बट अब मित्सुकी को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वो बोलती है बस अब बहुत हुआ एंड वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से उसकी कोई गर्दन काट देता है एंड वो वही नीचे गिर जाती है। एंड ये कोई और नहीं रे है, जी हाँ वही क्रिपल्ड लड़की जो सबसे पहले बनी थी, जिसकी बॉडी दीवार पर टंगी हुई थी। यहाँ यू रे को देख के बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि वो जिंदा होने के साथ साथ खड़ी भी है। वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, हम सबने खुद तुम्हारी बॉडी दीवार पे लटकी हुई देखी थी और तुम्हारे तो दोनों पैर भी टूटे थे ना। तो वो बोलती है मैं ही वुल्फ हूँ, मित्सुकी ने जो कुछ भी तुम्हें बताया वो सब सच है, इन सबके पीछे मैं हूँ। मैंने अपने हिप्नोटिज्म से उसे कंट्रोल कर लिया था, जिस फोन से मित्सुकी ने बात की थी तो मैंने उसी से उसे अपने कंट्रोल में किया था। तो वो बोलता है लेकिन वो तो कॉल पे अपने फादर से बात कर रही थी। तो रे बोलती है उसके फादर तो कब के मर गए हैं, लेकिन मैंने अपने हिप्नोटिज्म से उसे बिलीव दिलाया कि वो अभी भी जिंदा है और अगर उसने तुम सबको मार दिया तो वो बच जाएंगे और उससे कॉल पे मैं ही बात कर रही थी। तो यू बोलता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो हुआ कुछ ऐसा था कि रे जब हिप्नोटिज्म वाले शो पे काम कर रही थी तो सब उसे फेक बोलने लगे थे कि ये सब स्क्रिप्टेड है एंड ऑडियंस उन्हें डेथ थ्रेट्स तक देने लगी थी, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से घर छोड़ के कहीं और जा रही थी। बट तभी एक्सीडेंट में उसके मॉम और डैड की मौत हो गई, सिर्फ वो ही बची। तो उसने डिसाइड किया कि अगर ये लोग हिप्नोटिज्म को फेक बोलते हैं तो अब मैं अपने हिप्नोटिज्म से ही अपनी मॉम और डैड का बदला लूंगी। तो मैंने मित्सुकी और हारुका को उसी सेल फोन पे एक आवाज से उन्हें अपने वश में किया और सबको बर्बाद दिया, अब बस तुम बचे हो। लेकिन वो यहाँ यू को नहीं मारती है, वो उसे छोड़ के चली जाती है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये नहीं पता, बट उसके जाते ही यू तुरंत मित्सुकी को लेके हॉस्पिटल जाता है एंड जैसे तैसे वो बच जाती है क्योंकि उसकी गर्दन पूरी नहीं कटी थी, वो बस अनकॉन्शियस थी। एंड फिर वो पुलिस में कंप्लेन कर देता है, लेकिन जब वो खबर न्यूज में आती है तो वहाँ सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स, हेयर और ब्लड पाया जाता है, बट केवल रे का कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि वो इस इंसिडेंट के टाइम पर यही थी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाजिमे था वो जिंदा है एंड मैंने बताया था कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, जबकि वो फोरेंसिक्स में है और रे ने उसे भी हिप्नोटाइज कर रखा है और उसी ने रे के वहाँ होने के सारे सबूत मिटा दिए थे। तो अब क्योंकि यहाँ यू ने मित्सुकी को भी बचा लिया है तो कहीं न कहीं आगे चल के मित्सुकी और यू मिलके उसे फंसा सकते हैं, क्योंकि अब 2 आई विटनेस हो जाएंगे। एंड अभी यू मित्सुकी के पास ही हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए वो यू के फोन पे कॉल करती है, जहाँ यू उससे पूछता है कि आखिर तुम कब तक ये सब कंटिन्यू रखोगी, हमसे दोबारा कांटेक्ट क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है मैं ये हमेशा कंटिन्यू रखूंगी फॉर द सेक ऑफ दोज आई लव। एंड ये सुन के यू गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है फॉर द सेक ऑफ दोज आई लव ये बहाने मारना बंद करो, तुम्हारे मॉम और डैड कभी भी ऐसा नहीं चाहते। बट अब यहाँ रे का काम पूरा हो चुका है क्योंकि यू ने वो शब्द जोर से रिपीट कर दिए हैं, फॉर द सेक ऑफ दोज आई लव। तो आपको याद होगा कि मित्सुकी ने जब ये वर्ड्स कॉल पे सुने थे तभी से वो अलग बर्ताव करने लगी थी, वो हिप्नोटाइज हो गई थी। यहाँ रे को किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए उससे फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ता है और जो एक बार उसके वश में आ जाए तो फिर इन वर्ड्स के थ्रू वो कहीं से भी उन्हें कंट्रोल कर सकती है, जस्ट लाइक विंटर सोल्जर। तो जैसे ही ये वर्ड्स यू जोर से बोलता है मित्सुकी ये सुन लेती है, वो उसके पीछे चाकू लेकर खड़ी हो जाती है एंड वही यू को मार के खुद की भी जान ले लेती है। एंड इसी के साथ ये मांगा यही खत्म होती है। तो कैसा लगा ये प्लॉट ट्विस्ट जिसपे किसी को भी शक नहीं था, लास्ट में वही वुल्फ निकली। और मैंने ये पहली ऐसी मांगा देखी है जिसमें विलन सक्सेसफुल हो गया है, एट द एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी मारा गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ऐसी और भी डिफरेंट जॉनरास की वीडियोस देखनी है तो आप मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।